अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत को एक बार फिर ऑपोजिशन ने ललकारा है। हुकूमत को घर भेजना है, -1 करना है और तहरीक अदम एतमाद कब और कहां लाई जाएगी। हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने के लिए ऑपोजिशन की सरगर्मियां इस वक्त उरूज पर हैं। माजी के रवायती हरीफ एक बार फिर तलखियां भुलाकर हुकूमत को घर भेजने के लिए एक पेज पर आ चुके हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ताकारी और अबूरी सेटअप की तैयारी की जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन की तैयारियां रंग लाएंगी या नहीं, इस हवाले से मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, पिछले 2 साल से हुकूमत को घर भेजने के कई बार दावे किए गए, तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन कुछ ना हुआ। क्या इस बार ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर एतमाद किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो ऑपोजिशन कल तक ऐवान में एक दूसरे पर शक व शुबहात करती रही, अब मैदान में एक होने की बातें कर रही है? सवाल नंबर 3, वो ऑपोजिशन जो लॉन्ग मार्च से लेकर इस्तीफों तक कहीं भी मुतहद दिखाई नहीं दी, क्या अब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर ऑपोजिशन में इत्तेहाद मुमकिन है? सवाल नंबर 4, जो ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे पर एस्टैब्लिशमेंट से डील और सौदेबाजी के इल्जामात लगाती रही, क्या अब ये जमातें तहरीक अदम एतमाद के लिए आपस में कोई डील कर सकती हैं? सवाल नंबर 5, माजी में ऑपोजिशन रहनुमा दावा करते रहे कि अदम एतमाद उस वक्त लाएंगे जब यकीन हो जाएगा कि जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी। क्या अब ऑपोजिशन को यकीन हो चुका है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है? सवाल नंबर 6, यह भी कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, तो क्या अब ऑपोजिशन को यकीन है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी? सवाल नंबर 7, मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं, क्या अदम एतमाद के मामले पर नून लीग में बयानी का इख्तलाफ खत्म हो चुका है? सवाल नंबर 8, मरियम नवाज ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई बार हुकूमत गिराने की तारीख पे तारीख दी। मरियम नवाज अब एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए पुरएतमाद है, लेकिन क्या इस बार अदम एतमाद की तहरीक पर एतमाद किया जा सकता है? सवाल नंबर 9, अक्सरियत होने के बावजूद जो ऑपोजिशन सेनेट में हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पाई और चेयरमैन सेनेट से नाराजगी के बावजूद अदम एतमाद नहीं ला सकती, क्या इस ऑपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक पर एतमाद किया जा सकता है? सवाल नंबर 10, अगर ऑपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो क्या ऑपोजिशन इत्तेहाद ये तय कर चुका है कि आइंदा सेटअप में आखिर वजीर आजम कौन होगा? नाज़रीन, जहां तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वजीर आजम है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, वो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से क्या क्या बयानात दे चुके हैं, जरा सुनिएगा। ये नाज़रीन, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब अगर ये तहरीक अदम एतमाद की बातें ऑपोजिशन कर रही है, तो इसके पीछे कौन है? अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रांझा साहब आपके पास आते हैं, क्योंकि मुलाकातें आप लोगों के यहाँ हुई हैं। क्या फ़र्क आ गया है ये इस तहरीक अदम एतमाद जो आप लोग लाने का प्लान कर रहे हैं, किस तरह एतमाद किया जाए इसके ऊपर? मंसूर साहब, आपने जो क्लिप चलाए हैं मेरे ख्याल से अब मैं जो भी बोलूं, मैं कह रहा हूं कि अब चाहे कॉलेज में आप मेरे से 2 जमातें पीछे थे, लेकिन आपने 2 जमातें आगे वाला काम कर दिया है। देखें, आपने जो शाहिद साहब की भी की है, देखें जो इस वक्त मुल्क का माहौल है और हम ये समझते हैं है तो ये मुश्किल फैसला, लेकिन यकीन माने मैं अब एक तरफ तो ये एस्टैब्लिशमेंट वाली और कॉन्स्पिरेसी थेसी चलती रहेगी, हम इसको रोल आउट भी करेंगे, ये रहेगी, ठीक है, ये मुल्क की एक सियासी तारीख भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक प्रेशर को देखें, आवाम की तरफ से प्रेशर को देखें, आपकी तरफ से प्रेशर को देखें, साडा कोई प्रेशर नहीं नहीं, आप कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, मीडिया की तरफ से जो आवाम की तर्जमानी करता है, जो महंगाई के हालात हैं, जो यहाँ पर गुर्बत के हालात हैं, जो यहाँ पे रोज बरोज किसानों को खाद नहीं मिल रही और उनकी फसलों का अगले गंदम किस तरह खरीदेंगे लोग और गंदम होगी भी कि नहीं होगी, सारा कुछ ठीक है। ये सब वो रीजंस हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाएं, आप भी जाते होंगे, आप गाड़ी में तेल रुकवाने होते होंगे, तो आपके पास जरूर आगे, मेरे से तो लोग कई दफा सवाल करते कब जान छुड़वा रहे हैं। हाँ। फिर आपसे कहते होंगे कोशिश करें, मेहनत करें जी, बोले इनके खिलाफ, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, गरीब तबाह हो गया। ये वो प्रेशर है बुनियादी तौर पर। बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी जगह पर है, वो हम कहेंगे ही, मैं आपकी बात करोगे, आपको मैंने क्रेडिट दिया है कि आपने क्लिप बड़े ढूंढ के निकाले हैं शायद साहब के, कि मैं अब उस पर क्या बात करूं। लेकिन ये हकीकत है कि जो पब्लिक प्रेशर है, इनकी नाअहली का, इनकी नलायकियों का, जिस तरीके से, और मैं यकीन माने परेशान नहीं हूं। कोई तरीके अदम एतमाद जो है वो पब्लिक प्रेशर से तो नहीं आती। पाकिस्तान में जो अदम एतमाद की तहरीक आती है वो कहीं और से प्रेशर आता है। आपके ऊपर क्या वो प्रेशर है? सर, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पब्लिक प्रेशर है ना, ये इस वक्त हर तरफ है।
अच्छा, ये हम पर भी है, ये पाकिस्तान के तमाम वो अदारे जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, अच्छा। ये सब पर प्रेशर है अच्छा। कि जो इस हुकूमत ने और जो इन लोगों की कारकर्दगी रही है, जिस तरीके से बुज़दार ने पंजाब में यानी परफॉर्म आप कह किया रहे है, हैं कि वो पब्लिक का प्रेशर पहले उधर जाता है फिर वहां से इधर आता है। मतलब पब्लिक का प्रेशर हर जगह पर है, अदालतों पर भी है, अच्छा, हम पर भी है, देखिए ना, पिलर्स ऑफ स्टेट आप पर भी है। हाँ, और मैं समझता हूं कि चले फिर मेरी तारीफ बन जाएगी, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि इन सब लोगों का प्रेशर आप लोगों पर भी है ना। देखिए, आप लोगों ने हमें रियलाइज करवाया, आप बोले, आपने बताया कि जी पब्लिक ये कह रही है, आप ये कह रहे हैं, कई जगहों पे आपने हम पे तनकीद भी की, और अभी तनकीद भी है कि ये चीज जेन्युइन होनी चाहिए। नहीं, आप लोगों को यकीन करें, मैं तो खुल के मैं बोलूंगा कि इस मरतबा भी जो कुछ आप लोग करने जा रहे हैं ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। इससे पहले भी आप लोग मतलब सेनेट के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया, मरियम नवाज साहिबा ने डेटें दी, जनवरी नहीं टपेंगे, फरवरी नहीं आएगा, मार्च से पहले मार्च हो जाएगा। ये मैं पिछले साल की बातें कर रहा हूँ। मुझे बजाते खुद, मैं ज़ाती तौर पे बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है कि आप लोग इस मरतबा भी कोई कामयाब हो सकेंगे, मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग द क्वेश्चन टू यू कि क्या चीज़ है आपके पास, ऐसी कौन सी बात है आपके पास जिससे अवाम भी कोई इस मरतबा कहे हाँ यार अब ऑपोजिशन कुछ कर सकती है। देखिए, बात एक मंसूर साहब ये है कि इस ऐवान में बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जो खुद बोल चुके हैं कि हमारी अगली 2 लाइनों का नाम ECL में होना चाहिए। एक बंदे ने कहा है सिर्फ, उसके अलावा कई बंदे बोलते हैं, नगर टीवी पे नहीं आके बोल रहे, अच्छा। तकरीर में नहीं बोल रहे, लेकिन राय यही रखते हैं। अच्छा, जो पहली 3 लाइनें हैं जिसके बीच में काबीना के लोग बैठे, उसे जो पीछे वाली है, बल्कि पहली काबीना वाली लाइनों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परवेज खटक साहब असेंबली में बोल पड़े, पार्टी मीटिंग के बीच में बोल पड़े, लेकिन वो मतलब अभी भी PTI के साथ हैं, लेकिन प्रेशर तो पीछे से था ना। अच्छा, अब बात यह है कि वो लोग जो हैं, वो लोग जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ने हैं, जिनकी फैमिलीज पीछे से इलेक्शन लड़ती हुई आ रही हैं, जिनका पूरा स्टेक ही जो है, उनकी सारी कमाई, जो उनकी पुश्तों की कमाइयाँ, उनकी अपनी कमाइयाँ, उनकी मेहनतें, हल्के में से MNA मुंतखब होना आसान काम नहीं है मंसूर साहब। पता नहीं कितनी ये 5 साल आबियारी करनी पड़ती है, फिर 5 साल बाद जाके बहरहाल आपने मुझे पिछले 3-4 मिनट में कोई फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं बताई कि बस मैं आपको मुख्तसर बताता हूं कि अब लोग इन्हीं के बेंचेस पे बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अपना सियासी मुस्तकबिल बचाना है तो हमें तहरीक इंसाफ की कश्ती से कूदना पड़ेगा। परवेशा साहिबा, मैंने सेम बिकॉज मुलाकात जो है वो जरदारी साहब तशरीफ लेके गए थे, बिलावल साहब लेकर गए थे, क्या है इस मरतबा आप लोगों के पास कि अब लोग आप लोगों की तरफ देखें, कोई प्लान है भी या सिर्फ एक्चुअली जोराना था, मुलाकात हुई, दैट्स इट? कल इनकी आप लोगों की तो जरदारी साहब की, आज चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात है, इन लोगों की मुस्लिम लीग नून की कल MQM के साथ मुलाकात है। इज देयर समथिंग गोइंग ऑन, या बिला वजह का ये एक शोर शराबा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर? ये है कि हमें इशाइये पे और हम गए, और ऐसा तो हो नहीं सकता जब 2 सियासी जमातें मिलती हैं वो कोई बात ना, लिहाजा बात जरूर हुई है और बात बहुत सी चीजों पर हुई है, और उसकी वजह से आज मेरे ख्याल में नून लीग की कोई इनकी CEC की मीटिंग भी हुई है। उसके बाद ये भी अपनी पार्टी में जाहिर है अपना देखेंगे कि क्या लाएअमल ये अपनाना चाहते हैं और कहाँ ऐसे एवेन्यूज हैं कि दोनों जमातें साथ मिलकर चल सके। ठीक, लेकिन इन तमाम चीजों का जिनका आप जिक्र करे थे, बहुत अच्छा एनालिसिस रांझा साहब दे रहे थे, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब प्रेशर आता है, वैक्यूम में ही प्रेशर, वैक्यूम हो तो प्रेशर की जगह बनती है, और इस वक्त मुल्क में वैक्यूम है। और जब प्रेशर पड़ता है तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप पे पड़े, मीडिया पे पड़े कि आवाम की आवाज बनो, या सियासी लोगों पे पड़े कि आप कुछ करें। ये प्रेशर उन जो हमारी पावर्स दैट बी हैं, मुक्तदिर हल्के हैं, वो भी महसूस करते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ हमसे ज्यादा शायद वो महसूस करते हैं। और एक ऐसा जरूर वक्त आ जाता है जब चाहते ना चाहते हुए, मुल्क की हालात देखते हुए, मुल्क की माशी हालात देखते हुए, लोगों की हालत देखते हुए, बादल नाख्वास्ता अगर कोई ना भी चाहे तो भी उसे अवामी जो सेंटिमेंट है, जो अवाम की राय है, उसके आगे झुकना पड़ता है। लिहाजा अगर ये जो आप एक दिखा रहे थे क्लिप शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अगर इसको मान भी लिया जाए तो भी मैं समझती हूँ कि वो वक्त आ गया है कि जब अवाम की तकलीफ का जो एक प्रेशर है वो सब महसूस कर रहे हैं, और इसमें से भी राह निकाली जाए
जो कि आइन और कानून के दायरे में जो है ये मामला जो है हल हो सके और हुकूमत तब्दील हो सके। जहां तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, ये एक रास्ता है। उसके साथ दूसरा रास्ता है आप अवाम को सड़कों पर ले आए। उस पर दोनों जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम दोनों अपनी अपनी लॉन्ग मार्चेस का ऐलान कर चुकी हैं और मैं समझती हूँ ये दोनों रास्ते अपनाए जा रही हैं। अब किस रास्ते के नतीजे में क्या होता है इसको प्रेडिक्ट करना मैं समझती हूँ सियासी मामलात में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये कोई डेट नहीं दे रहे कि कल हम आएंगे तो परसों खान साहब चले जाएंगे, लेकिन ये हम पे फर्ज है कि हम आए तो सही, हम निकले तो सही, हम बाहर तो आए, हमको मौका तो दें, अपना मूड बताएं। फिर वो लोग इमरान खान साहब कहते थे कि 100 लोग भी खड़े होकर नारा लगाएं कि गो इमरान गो तो मैं चला जाऊंगा। तो अगर लोग नारा लगाते हैं और वो उन्हें समझ आती है कि उन्हें ये नारा जो है किस बात का इशारा दे रहा है, तो हमारी बात साबित हो गई। अब इसके अलावा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जो है वो तो मेरे भी हाथ में नहीं और रांझा साहब की जमात की भी हाथ में नहीं। लेकिन पलविशा साहिबा मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर यही सब कुछ जब नून लीग की गवर्नमेंट थी या आप लोगों की गवर्नमेंट थी और जब आप लोगों के खिलाफ धरने होते थे या कोई अदम एतमाद की बात, हुकूमत को हटाने की बात, तो उस वक्त फौरन ये बात कही जाती थी कि जनाब इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, ये हमारी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को हटाने के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। अब इस बात पे किस तरह यकीन किया जाए, जो कुछ मैं अभी शाहिद खान अब्बासी साहब का सुना चुका हूं, इसके बाद किस तरह यकीन किया जाए कि जो मूव आप लोग प्लान कर रहे हैं करने का, उसके पीछे ये लोग नहीं है? देखिए बहुत सी इस पे स्पेकुलेशन तो है। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि इस मुल्क में ऐसे बहुत से हिस्ट्री है, तारीख है, एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। वो तारीखी जो हकायक है उनको मैं तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अवाम की आवाज क्या है। अवाम की पलविशा साहब आवाज जो है उसका तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इलेक्शन के अंदर मुंतखब होके इलेक्शन के जरिए वोट डाल के अवाम अपनी आवाज बताती है। वरना तो इस तरह अगर हम लोग ये कहना शुरू कर दें कि 1-1 लाख का, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का जत्था आए इस्लामाबाद, वो आके बैठ जाए और मुंतखब हुकूमतें जो है वो मुस्ताफी हो जाएं, तो ये कल भी गलत था जब इमरान खान साहब कर रहे थे, ये आज भी गलत होगा अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, और ये तब भी गलत होगा आप या नून लीग जाके उधर बैठ जाएं, ये तब भी गलत ही कहलाएगा। ये गलत नहीं है। ये क्यों गलत है? अवामी एहतजाज कभी गलत नहीं होता। अवामी एहतजाज किसी का इस्तीफा अगर मांग रहा हो और उसकी हुकूमत को हटा दिया जाए, मैं वो कह रहा हूं। एक्चुअली तो ये गलत नहीं है। हम अगर पार्लियामेंट की दीवार टाप के अंदर चढ़ जाए तो ये गलत है। ठीक है। हम अगर स्टेट ई चौक पे ये गलत नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की गेट टाप जाए ये गलत है। अच्छा। हम उनको घसीट के बाहर निकालने की बातें करें ये गलत है। लेकिन हम वहां क्यों गलत है? क्या एहतजाज की जमहूरियत में कोई जो है मुमानियत है? नहीं, एहतजाज करना हक है, एहतजाज करना हक है। और आपको पब्लिक सेंटिमेंट अगर नहीं पसंद आ रहा वो अलग बात है। तो मुशर्रफ ने भी कहा था कि मैं जब बाहर झांकता हूँ अपने ईवान सदर से तो मुझे तो चंद लोग वकीलों के अलावा कोई नजर नहीं आता। मैं सदाकत साहब मैं जानता हूँ यू आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। पलविशा साहिबा, मैं लास्ट क्वेश्चन एंड प्लीज से यस और नो, रांझा साहब आपसे भी आइए, दोनों से सिर्फ इसमें हाँ या ना जवाब दे दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं और उनके आपस के करीबी लोग ये बात कहते हैं, राजा साहब ये बता दीजिएगा ये फैक्ट अगर गलत है तो, कि 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर बैठी हुई थी तो मियां साहब को ये कहा गया था, पैगाम पहुंचाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर यू नीड टू रिजाइन, आप रिजाइन कर दें, और मियां साहब ने कहा था नहीं, आई विल नॉट डू दैट। ये सही है सर? जी हाँ, ये सही है। पलविशा साहिबा, ये हिस्ट्री में हो चुका है इस तरह। आज अगर इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह उसी जगह से फोन आता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और कह दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर यू नीड टू रिजाइन, वो ठीक होगा या गलत होगा? देखिए, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव अ फ्यू थिंग्स टू से टू द पर्सन जो कॉल कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये सही, इसको मैं सही नहीं कह सकती, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर के जोरे बाजू पे है ना कि वो क्या करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नहीं रिजाइन किया, तो अगर खान साहब जो है वो खड़े होंगे तो नहीं रिजाइन करेंगे। हम उस तरफ की बात नहीं करें, उनके पास सिर्फ फोन कॉल, उनके पास और भी बहुत जराए हैं अगर वो रिजाइन करवाना चाहें। फोन कॉल तो खैर शायद आई डोंट नो क्यों करेंगे और कहेंगे कि या कोई पैगाम भेजेंगे, लेकिन बात यह है कि उस वक्त के वजीर आजम ने स्टैंड लिया तो वो जो था वो भुगता। अगर ये स्टैंड लेंगे देखिए
बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को कहते हैं कि मैं सड़कों पे आ गया, तो आ जाएं सड़कों पे, आए और अपना नहीं, अगर उनको इस तरह कह दिया जाता है जिस तरह मियां साहब के साथ हुआ था, इमरान खान साहब को भी कह दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर यू नीड टू रिजाइन, देखें उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखें, अगर उनको कहा जाता है तो मेरा ख्याल है उसको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। चले, शुक्र है। उसको लड़ना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए। वो कहता है ना, मैं अगर सड़कों पे आऊंगा तो मैं बड़ा कुछ करूंगा। तो नहीं जी सदाकत साहब, अब आपके सामने सर सारा निचोड़ आ गया। जमहूरी दौर के अंदर एहतजाज करेंगे, ये ऑपोजिशन ने कहा है, वो हमारा हक है। और अगर कोई इस तरह का फोन कॉल आता है तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों ने बात कह दी ऑन रिकॉर्ड। मैं चाहता था मैं ऑन रिकॉर्ड ना इन लोगों से ये जवाब ले लूं ताकि कल को मैं दोबारा बार बार चला भी सकूं मैं। लेकिन सर ये इस मर्तबा ये खाने पे भी मिल रहे हैं, ये आपके इत्तेहादियों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। कल MQM जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल रही है, जरदारी साहब गालिबन इसी वक्त चौधरी बिरादरान के साथ खाने पे डिनर पे बैठे हुए हैं। सर ये आपके इत्तेहादी एक एक करके आप लोगों को शिकायतें भी लगा रहे हैं, कोई परेशानी का आलम नहीं पैदा हो रहा सर इस वक्त हुकूमती सफ़ों में? मुझे मंसूर बड़ी परेशानी हो रही है कि आप किन लोगों को सीरियस ले रहे हैं और किन लोगों की बातों में आपने कितना टाइम जाया किया है। यार मुझे आवाज वापस आ रही है, इसको प्लीज ठीक कीजिएगा। ठीक करे हुए जल्दी मुझे आवाज वापस आ रही है। एक बात दो दफा सुनाई दे रही है। सीरियस ले रहे हैं जी जी, किन लोगों को आप सीरियस ले रहे हैं? ये किस तरह नई शक्लें बना के पुरानी बातें करते हैं और आप सुनते हैं और लोग बर्दाश्त करते हैं। यार आवाज बंद करें मेरी। अच्छा और भाई मेरे एक मिनट सदाकत साहब, एक मिनट सदाकत, मैं आपका मसला भाई मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि हुकूमत उससे परेशान है क्या, घबराई भी है? आप अपनी ऑडियो की वजह से उनको और परेशान कर रहे हैं। मैं सदाकत साहब इसको फौरन ठीक कराता हूं। सर आप जवाब दीजिए। मैं आप ठीक होगी, आप ठीक होगी। हाँ शुक्र, अल्लाह का शुक्र है सर, बोले सर। आप ठीक। अच्छा मैं ये कह रहा हूं आप किन लोगों को सीरियस ले रहे हैं? ये किस आप पक्की पक्की शक्लें बना के झूठ बोल रहे हैं आपके सामने? ये क्या वही नहीं है जिन्होंने लॉन्ग मार्च करना था और तिया पांचा कर देना था? ये वही है जो इस्तीफे देने के लिए बड़े बेताब थे। ये वही है जो अदम एतमाद इन्होंने स्पीकर के खिलाफ करनी थी, इन्होंने अदम एतमाद सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ करनी थी, इन्होंने अदम एतमाद हमारे खिलाफ करनी थी। वही मुंह लेके बैठे। इन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट करना था, इन्होंने जनाब हमारी कानून साजी रोकनी थी, हमारे बजट रोकने थे, इन्होंने पता नहीं आर या पार करना था। पहले तो इनसे पूछें वो भाई, वो 15 दफा की बात का कौम से माफी मांगो, फिर अगली बात आपको हम सीरियस लेंगे। दूसरी बात ये कि ये डिसक्रेडिटेड हुए हुए लोग इधर छुपते फिर रहे हैं, इनके केसेस हैं। मियां साहब हैं बीमारी से ठीक ही नहीं हो पा रहे, जब उनको हम बुलाते हैं बीमार हो जाते हैं, जब उनकी मर्जी होती है वो लंदन में सैरें कर रहे हैं। तो पब्लिक इनसे नफरत करती है, लोग इनको करप्ट समझते हैं। और शहबाज साहब जो आज दावतें कर रहे हैं, पहले कौम को बताएं कि वो 4 अरब रुपए वाला मकसूद चपड़ासी कैसे उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए। मैं सदाकत साहब यहाँ पे एक मिनट, सदाकत साहब एक मिनट सर, एक मिनट सर, मुझे एक बात बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये मकसूद चपड़ासी, अरबों रुपया, मनी लॉन्ड्रिंग, ये करप्ट हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं। सर मुझे समझा रहे हैं, आवाम को आप समझा रहे हैं, सबसे पहले अपने इत्तेहादियों को तो समझाएं, वो क्यों जाके इन लोगों से मिल रहे हैं? अच्छा मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, मैं इसका जवाब भी देता हूं। मुझे समझ नहीं आई, मैं पूछूंगा मोहसन शाह नवाज साहब से, अपनी बारी पे बताएं कि आज से ठीक 2 महीने पहले बिलावल साहब शरीफ खानदान को सर्टिफाइड चोर कह रहे थे, और अल्लाह के बंदो उनसे बयान तो वापस ले लेते। हाँ। आपने उनको घर बुला के रोटी चाय की, किधर यही आपकी वो सियासी गैरत? आप उनको असेंबली में मिलते, उनको जलसे में मिलते, सेनेट में मिलते, जुलूस में मिलते। अल्लाह की कसम मोहसन साहब बड़ी बेइज्जती आपकी हुई है कि आप उनको बगैर बयान लिए हुए सर्टिफाइड चोर का शरीफ खानदान को आपने बुला लिया, आपने ठप्पा लगा दिया दावत देके कि वो ठीक कह रहे थे। अगली बात ये, तो मेरे भाई आपके पास कौन सी नई चीज आ गई है? आप पास क्या नई बात आई है कि आप लोग आपके पीछे चले? 30-35 साल में सवाए लूट मार के आपने कुछ नहीं दिया। तो बिल्कुल खातर जमा रखे मंसूर, ना किसी ने निकलना है और इन्होंने सिर्फ बहाना बनाना है कि इनको क्या वजह हुई कि आर्या पार क्यों नहीं हुआ, इस्तीफे क्यों नहीं हुए। कोई एक बात इनके पास हो जो आपको। सदाकत साहब एक बात बताएं, मैं सदाकत साहब एक बात बताएं सर, ये जो मुझे जिस चीज का शक है, जिसपे मैंने इन लोगों से सवाल किया, आपको इस बात का भी वही शक है या नहीं है? मुझे सिर्फ शक है। नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये कोई कुछ नहीं करने लगे, ये सिर्फ अगले 1.5 महीना या एक महीने से कम टीवी का टाइम लेना चाहते हैं। अपने आप को जो डिसक्रेडिटेड हुए हैं
उसके बचाना चाहते हैं। इनके पास कुछ नहीं है देने को। मुझे बता दें, इन दोनों से मैं पूछता हूं, महंगाई को कम करने का क्या तरीका है इनके पास? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे ब्रेक लेते हैं। सुने जी जी। नहीं, मेरी एक बात, प्लीज इनसे पूछें जो दुनिया में एक साल में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस $34 से $90 हो गई हैं, उस तरह ये सस्ता कहां से बेचेंगे? इनसे पूछें कि नवाज शरीफ साहब ने जो पूरे 5 साल एक्सपोर्ट को 25 अरब से नीचे रखा, आज इमरान खान ने उसको 30 अरब कर दिया, तो आपके पास वो क्या चीज है कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे? आप IMF के पास जाने की बातें करते थे, तो कैसे IMF के प्लान से निकलेंगे? एक बात का जवाब हो जाए, मैं इनको सीरियस दूंगा, वरना मैं इनको डिसक्रेडिटेड, करप्ट समझता हूं और पाकिस्तानी अवाम कभी इनके साथ नहीं निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, और कोशिश करेंगे कि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से आज वादा ले लें, बिल्कुल उसी तरह कि अगर इनके लीडर अगर IMF के पास गए तो ये खुदकुशी कर लेंगे। ये इनसे हम कोशिश करेंगे इनसे इस किस्म का कोई बयान ले लें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इस किस्म का बयान इनसे लिया जाए। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सदाकत अब्बासी साहब ने एक सवालों की लिस्ट रखी। उन्होंने कहा पूछें आप इनसे, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से, आपसे, पलविशा साहिबा से, क्या हल है इनके पास और किस तरह जाके लोगों को बताएंगे कि ये माजी में एक दूसरे के बारे में क्या क्या बयान देते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं आसिफ अली जरदारी को लाहौर, लाड़काना और पता नहीं कहां की सड़कों पर घसीटूंगा। क्या जवाब देंगे उसका? लेकिन मैं आपको ज्यादा दूर नहीं लेके चलता, माजी करीब के अंदर ही मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के हवाले से, एक दूसरे की पार्टी के हवाले से क्या बयान देते रहे, जरा सुनिएगा एक दफा। लकीर खिंच गई है, सफबंदी है वो हो गई है, किसका क्या बयानिया है? नजरियाती नून लीग का अब तरीक़ेकार है ये बरकरार रहे, दूसरों पे इस किस्म का गैर मुनासिब इल्ज़ाम लगाना हमारा ताल्लुकात में इजाफा नहीं करे। छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एतराज होना चाहिए था, ये हमारा राइट था। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। Nor did at any time मियां साहब, मौलाना फजल रहमान साहब speak to my father or myself or request us। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, जिसपे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। एक जमात सख्त फैसला ले, स्टबर्डनेस के साथ एक ऐसा फैसला ले, हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक एतिहाद नहीं चल सकता है। ये नाज़रीन माजी में एक दूसरे के हवाले से बयान थे। मरियम नवाज साहब यहाँ फरमा रही थी आपको बाप के कहने पे वोट दिया गया है, ऐसे ही हुआ था? देखिए, जो बात जहाँ तक वो बातें कर रही थी, बातें उनकी और इनकी एक सियासी, ये 5 साल जो असेंबली में अपोजिशन ने गुजारे हैं, इसमें मंसूर साहब बड़े मोड़ आए हैं। इसमें ऐसे मोड़ भी आए हैं जिसमें हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए हैं, इसमें ऐसे मोड़ भी आए हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ हुए हैं। लेकिन बात यह है कि हमने एक चीज़ को कोशिश की है कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आपस में तकसीम में नज़र ना आएँ। और ठीक है, गलतफहमियाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी को बाप के कहने पे वोट हुआ था। देखिए, अब मैं मरियम नवाज, देखिए मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है या वो जो बात कर रहे हैं, ये वक्ती तौर पे दोनों सियासी जमातें, इंसान गलती का, खता का, मरियम नवाज गलती कर रही थी? नहीं, इंसान खता का पुतला है। नहीं, गलती कौन, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, गलती कौन कर रहा था? मैं तो ये देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपसे भी गलती हो सकती है। मैं इधर कौन गलती कर रहा था? मेरी गलती भी काट लेना, उन्होंने गलती मैंने कह दिया ना, आप माशाल्लाह दाना आदमी, आपको समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया कि हर एक से गलती होती है। सदाकत साहब क्या फरमा रहे हैं? देखिए, सदाकत साहब को अपने गलत बोलने हमारा बोलेंगे, मैंने पहले उन्होंने जवाब दे दिया। एक जुमला, हाँ जी बोलो। ये दोनों ही गलत है। मैंने कहा हमारा खताएं नहीं की, बहुत बड़ी गलतियां की। चलो बोले। बात यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अगर मेरी राय ली जाए,
मैं तो पहले दिन से ही ये अपनी बात भी करता था कि पीपल्स पार्टी से इस्तीफे मांग लेना इस वक्त सारे नामुमकिन सी बात है, और ये इतने इस्तीफे आप कहते थे? मैं कहता था कि तो आपकी पार्टी में कौन नहीं सुनता था? और देखें, हमारी राय अपनी जगह पे, पार्टी का फैसला अपनी जगह पे। हम पार्टी का फैसला मानते हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं, वो इजहार है हमारे पास। मियाँ साहब सुनते हैं हमारी बात, पूरे गौर से सुनते हैं, और हमने राय जो दे सकता था उसने कहा कि जी इनका इस्तीफा अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एक हुकूमत है उनके पास इनमें। लेकिन एनीवे एक वक्त गुजर गया, चला गया, आगे आ गए, आज पे आ जाए। पहली बात की सदाकत साहब ने कि जी ये जो है क्या इनके पास फार्मूला है कि ये इस मुल्क को महंगाई से किस तरह निकालेंगे। ऑयल की कीमतें बढ़ गई, एक्सपोर्ट इमरान खान ने कहां से कहां पहुंचा दिया, IMF के पास जो है आप भी जाएंगे। देखिए जी, पहली बात ये है कि जो मियां नवाज शरीफ का जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से जो एक ट्रस्ट का और एक कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, जो US के साथ है, जो पुतिन के साथ है, जो टर्की के प्रेसिडेंट के तो साथ खान साहब जा रहे हैं अभी। देखिए खान साहब के, खान साहब तो चाइना भी गए थे, अभी वहां से आए हैं वापस। खान साहब जाएंगे, लेकिन बात यह है कि खान साहब को एक कागज दिया गया, उसको कहा गया कि इस कागज से आगे पीछे नहीं होना। कागज से तो मियां साहब भी पढ़ते हैं। वो हमें कहते थे कि पॉलिसी, ये कागज पर्चियां देख के अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि उनको पर्ची दी गई, उन्होंने कहा कि ये पर्ची पढ़नी है, क्योंकि मसला ये है कि वो जरा जुबान का पेज ढीला है, जिसकी वजह से वो लूज बॉल्स हो जाती हैं, जिसके ऊपर फिर आगे हमारे जितने भी सफारती तल्लुकात होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अच्छा, अब बात ये आ गई, आपने कहा मसले का हल। पहला मसले का तो हल ये है कि वो किसी ने कहा ना, एक जानवर में एक जानवर गिर गया कुएं में, तो कुएं से सारी पानी की बाल्टियां भी निकाल ली, तो लेकिन कुएं में से वो स्मेल नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब तक वो जानवर बाहर नहीं निकाल के रखेंगे कुएं में से स्मेल नहीं जाएगी। तो पहली बात यह कि जिस दिन ये लोग चले गए, आधा मुल्क वैसे, किस चीज से तशबीह दे रहे हैं? आधा मुल्क वैसे ठीक हो जाएगा, आधा मुल्क वैसे ठीक हो जाएगा। सरमायाकार आपका इन्वेस्टर पाकिस्तान में उसी वक्त उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे चला जाएगा, आपकी गवर्नेंस जो है वो यहां पे चली जाएगी। टेक्सटाइल के अंदर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं। देखिए, वो तो कोरोना आया, इंडिया बंद हो गया, चाइना बंद हो गया, हमारी रिकॉर्ड हो गई। ये तो एवरीवन नोज के फैसलाबाद चला है, और वो इंडिया की इंडस्ट्री बंद थी, इधर से उसकी बंद थी, एक ही इंडस्ट्री चल रही थी, वो सारा इंडिया का और इधर ऑर्डर है। ये भी मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत हुआ है, अच्छी बात है, होना चाहिए हमारा मुल्क है। लेकिन बात यह है कि ये महंगाई की बात करते हैं, यहां पे कोई इस मुल्क में प्राइस कंट्रोल है? आज खाद, इन्होंने तंग आके इन्होंने खाद कहा कि भाई हम खाद में इंटरफेयर ही नहीं करते, जितने पे चाहे दिल आए बेचो। 10,000 पे खाद DAP चली गई है, 3,000 पे यूरिया चला गया है, किधर गई गवर्नेंस? अच्छा। शहबाज शरीफ जैसा बंदा जब चीफ मिनिस्टर था तो मजाल नहीं थी किसी बंदे की कि 2,000 की चीज ब्लैक में अपना 1,000 रुपए का प्रॉफिट रख के बेचे। उसको पता होता था कि शाम को वजीर आला पहुंचेगा। परवेज शाह साहिबा, मुझे ये बताइए, जो इन्होंने रांझा साहब ने बात की, उसका जो लुबे लुबाब एक बात का तो ये भी था कि आप सिर्फ इनको कुर्सी से हटा दें, हम में से किसी को कुर्सी पे बिठा दें और सब ठीक हो जाएगा। सो बेसिकली अगर इसको मैं दूसरे नजरिए से देखूं तो कुर्सी की जंग ही है ना, कि कुर्सी पे इनको हटाओ, हमें बिठाओ, फिर देखना कितना सब कुछ ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे कई माहिरीन ये कहते हैं कि जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पे आप किसी को भी ला के बिठा दें, उससे कुछ नहीं होना। यूं ही जो फॉर्मूले ये चला रहे हैं, आप लोग भी आके यही फॉर्मूले चलाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। देखिए, सबसे पहले तो सदाकत अबाची साहब को हमारी शक्लों पे इतराज था कि क्यों हम आके बैठे हैं। तो अल्लाह, मैं कुरान की एक आयत आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से, बाकी भी जो सुन रहे हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि झूठों के ऊपर लानत खुदा की। तो इस मुल्क में ऐसी ऐसी शक्लें भी हैं जो सालों से जिन पे झूठ की लानत बरस रही है, लेकिन वो मुंह निकाल के सारा दिन लोगों के असाब पे सवार रहते हैं, उनकी समातों पे सवार रहते हैं, लेकिन वैसे ही बैठे रहते हैं। जो कहते थे हम IMF से जो कर्ज है वो लेने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लें, ये खुदकुशी किसी ने, वो एक खुदकुशी हो जाती तो आज पाकिस्तान के अवाम खुदकुशी ना करते। उस पे उन्होंने माफी मांगी, वो निकाल के बैठे रहे मुंह, उसी तरह बोलते रहते हैं आज तक, वही झूठ बोलते रहते हैं जो पहले दिन से वो जो झूठ का बयानिया लेके आए, जो शहजाद अकबर के जाने के बाद धड़ाम से मुंह के बल गिरा, फिर भी शर्म नहीं, फिर भी झूठ, फिर भी वही टेप जो पहले दिन से लगी है। बात यह है कि अब लोग ये आपकी टेपें नहीं सुन रहे। दूसरी बात यह है कि ये किसने कहा था कि जब महंगाई हो तो मतलब वजीर आजम चोर होता है? इस झूठ पे किसी ने माफी मांगी? वही शक्ल है, वही शक्ल है जो निकाल के बैठे हुए हैं, उसी शक्ल से आते हैं, उसी तरह के झूठ मजीद बोलते हैं कि किसी तरीके से अगले 1.5 बरस गुजर जाएं, फिर 200 अरब लाऊंगा, 100 अरब IMF के मुंह पे मारूंगा और बाकी 100 अरब का पता नहीं लोगों में बांटूंगा कि क्या करूंगा। उस झूठ पे किसी ने माफी मांगी? 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बनाया क्या? लंगर खाने, पनाहगाहें,
जो लोग घरों में बैठे थे उन्हें निकाल के इन्होंने पनाहगाहों में पहुंचा दिया। कोई झूठ पर शर्मिंदगी हुई? कोई माफी आई? कुछ कहा कि ये हालात ऐसे नहीं थे, मुझे समझ नहीं थी कि मैं किस मुल्क की बादशाही मांगने जा रहा हूं, तो ये किसका कसूर था? अब आज ये कहते हैं कि आप IMF के पास जाएंगे या नहीं, वो हम देखेंगे। जब हमने कभी नहीं कहा कि हम खुदकुशी करेंगे, ना हमने कभी कहा कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे। आज ये हालात हैं कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है हिम्मत किसी में सच बोलने की? है किसी मीडिया में हिम्मत सच दिखाने की? है किसी के कान पे जूं तक भी रेंगती है? जिस मुल्क में एक एक दिन में 12-12, 13-13, 14-14 जवान फौजी जो है वो शहीद हो जाए जवान, वहां ये आप देखिए कि हुकूमत के कान पे जूं ना रेंगे। वो विंटर ओलंपिक्स का वो करने चले जाएं इफ्तिताह चीन में। ये अगर किसी और मुल्क में होता है कि इतनी बड़ी कैजुअल्टी काउंट एक दिन में किसी मुल्क की अफवाज की हो, वो देखिए अब हुकूमत किस तरह कायम रहती। किसी ने कभी निजाम सिक्का को 100 साल की हुकूमत दी, 5 साल की हुकूमत दी, उसको एक दिन की हुकूमत के लायक ही समझा गया था। लिहाजा इससे पहले कि आप दूसरों को कुछ कहें, जो आपने तारीखी झूठ घड़े, जो अल्लाह ताला ने ये शहजाद अकबर के साथ ही, आज मैं जुल्फी बुखारी साहब के भी बयान पढ़ रही थी, जो कुछ उन्होंने सच बोला है, तो वो शहजाद अकबर की रुखसती के साथ ही खत्म हो गए, धड़ाम से गिर गए। अब इन बातों की हैसियत नहीं मगर बोली जाएंगे। आप बताइए, आप ये बताइए कि शहजाद अकबर ने जो किया, जो आपने उनकी आड़ में करवाया, शायद उसने भी नहीं किया, आपने करवाया, एक इल्जाम साबित कर सके आप? आज किस तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं? आप उस पर माफी मांगते हैं कौन सी? मैं कुछ ना कर सकते 4 साल। मैं नाज़रीन, ये पलविशा साहिबा जिस बात कर रही हैं, जुल्फी बुखारी साहब का बयान, आज उन्होंने शहजाद अकबर साहब के हवाले से बयान दिया। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपको पहले वो बयान सुनाऊंगा, उसके बाद कमेंट लेना चाहूंगा मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से। प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। झूठ बोलने की बात हो रही थी, पलविशा साहिबा ने शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया और जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के साबिक मुशीर, और उन्होंने शहजाद अकबर साहब के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिएगा जरा। जहाँ तक एडवाइजर साहब शहजाद अकबर साहब की बात है, देखिए शायद अगर वो परफॉर्म जो खान साहब कहते हैं नहीं कर पाए, तो उसमें कई वजूहत हैं। उनने शायद अच्छी टीम्स नहीं रखी हुई हों, शायद वो खुद इस सिस्टम के उनको समझ नहीं थी, या वो उस किस्म इतने शायद बेहतरीन लॉयर नहीं थे। बात ये थी कि लोग बिल्कुल हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ नहीं तो कोई पैसे वापस आएंगे, या अगर पैसे नहीं तो खुद नवाज शरीफ साहब खुद वापस उनको हम फोर्स कर सकेंगे। लेकिन शायद हम सही तरीके से शहजाद अकबर साहब उसको संभाल नहीं सके। जो लोग पेश करते थे रिपोर्ट्स PM साहब को कि शहजाद अकबर जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो वो भी सामने आए, उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। ये आपने गुफ्तगू सुनी जुल्फी बुखारी साहब की। ये जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब के मतलब कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, जुल्फी बुखारी के इस बयान को क्या हम ये समझें कि ये आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस था आपकी इस हुकूमत का, जिसमें वो ये कह सके ना हम पैसे वापस ला सके, ना हम नवाज शरीफ को वापस ला सके, और जिसने शहजाद अकबर के हवाले से अच्छी अच्छी बातें की थी उनका भी एहतसाब होना चाहिए? अच्छा, मैं जुल्फी बुखारी की बात का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले ये खुश हो रहे हैं कि शायद शहजाद अकबर चला गया तो ये बच जाएंगे, ये इनको खुश होने की कोई जरूरत नहीं। शहजाद अकबर का इतना काम था कि वो सिर्फ एसेट रिकवरी यूनिट में आपके केसेस नैब के हवाले करने तक का था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका फालूदे वाला अकाउंट है, जो आपके जाली अकाउंट्स हैं, जो आपके ओमनी अकाउंट्स हैं, वो शहजाद अकबर के मत्थे ना मारे, वो तो चौधरी निसार साहब ने बनाए थे। और वो उस वक्त के स्टेट बैंक के जो आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वहां से आई थी, और वो आज तक केस चल रहा है। ना आपको उसमें से कोई बरी हुए, आप आज तक तारीखें भुगत रहे हैं और बिल्कुल सजा उसमें कंफर्म है। शहजाद अकबर की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो आज हमारी पार्टी के मेंबर तो है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है या एडवाइजर नहीं है, कि जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क एक्सपोज किया, वो भी शहजाद अकबर का काम खत्म है। वो तमाम केस FIA अदालत में जमा करा चुका है, और पाकिस्तान के लोग सुने कि शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आला थे, उनका एक चपड़ासी जिसकी तनख्वाह 15,000 थी, उसके अकाउंट में 3.25 अरब रुपया पकड़ा गया, जिसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन
और पूरा रिकॉर्ड इस वक्त अदालतों में जमा है और अदालतों ने उस पर सजा देनी है। शहजाद अकबर ने अपना काम कर दिया था। ये खुश हो जाना कि शहजाद अकबर सर, ये बात जुल्फी बुखारी साहब को क्यों नहीं समझाते आप? बरी हुआ। देखें जुल्फी बुखारी, मैं अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या, मैंने आप दोबारा सुना दूं? दोबारा सुना दूं आपको? नहीं सुने मैं आपको वजाहत कर देता हूं ना, क्योंकि वो मेरा ख्याल है रिंग रोड मामले में जुल्फी बुखारी साहब का नाम आया था, तो उनको कोई गिला होगा। वो मुझे नहीं पता कि उसमें उनका मौकफ क्या है और सही क्या गलत क्या है। मुझे ये पता है कि जो शहजाद अकबर साहब ने 2 केस जिन पे इन दोनों मेरे बहन भाई को तकलीफ हो रही है, वो वही केसेस है। और पाकिस्तान की कौम देखे कि यहाँ सदर और वजीर आला उनको बाहर से पैसे भेजते हैं और वजीर आला साहब को पैसा भेजता रहा एक मंजूर पापड़ वाला, जो यहाँ पे पिंड हैदर खान में पापड़ बेचता है और उसके नाम से टीटियां लग के आती रही। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आप जितनी मर्जी गालियां दें शहजाद अकबर को, आप ये फैक्ट कौम से नहीं छुपा सकते कि पिछले 30 साल में हुकूमती सरपरस्ती में इस मुल्क को लूटा गया। बाकी मेरे सवाल का इन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया कि पूरी दुनिया में अगर एडिबल ऑयल महंगा है, पाम ऑयल महंगा है, तो आप सस्ता कैसे बेचेंगे? पूरी दुनिया में 50 साल का रिकॉर्ड अगर महंगाई है तो आप कैसे कम करेंगे? जो मोहसिन साहब ने बात की, हाँ इंडिया बंद हो गया था, हाँ चाइना बंद हो गया था, पाकिस्तान खुला था। सदाकत साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। सर मुझे ये बताइए, ये जो पापड़ वाला और ये पता नहीं कहां के जो भी लोग थे जिनके अकाउंट्स में सब कुछ आए, सर ये आपके अपने इत्तेहादी क्यों मिल रहे हैं इनसे जाके? आप ये जो बात हमें समझाते हैं ये आप इनको क्यों नहीं समझाते? क्यों मिल रहे हैं इस वक्त जब ये प्रोग्राम चल रहा है? चौधरी बिरादरान, आपके पंजाब असेंबली के स्पीकर जरदारी साहब के साथ बैठ के रोटी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? देखिए मंसूर, बड़ी वाज़ेह बात है, हमारा उनसे पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस है, कोई प्री इलेक्शन अलायंस नहीं है। ना हम उनके नजरिए को मानते हैं, ना वो हमारे साथ मानते हैं। हमारी एक पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की हकीकत है कि हमें अपने एलाइज को लेके साथ चलना है। हमारा मिनिमम एजेंडा पे अलायंस होता है, उनका करप्शन पे वो मौकफ नहीं है जो हमारा मौकफ है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक ही मसला है और एक ही मसले का हल है। करप्ट लोगों को जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, इनको आप सुप्रीम कोर्टों में जाके इनको इज्जत देंगे। सर ये करप्ट लोगों में, ये करप्ट लोगों में वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू भी आता है जिससे आप लोग कहा करते थे। देखें, मैं वो जो मुशर्रफ साहब के दौर में आज से 15 साल पहले वो जरूर वजीर आजम ने बात की थी। आप मेरे जो पड़ोसी इनसे पूछें, पूरे 60 दिन पहले बिलावल साहब कहते हैं सर्टिफाइड खानदान, करप्ट सर्टिफाइड चोर खानदान। सर ये तो है ही पेड़े ना, सर ये तो है ही पेड़े, ये नून लीग वाले भी पेड़े, ये पीपल्स पार्टी वाले भी पेड़े। बात ही खत्म होगी, मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा। आप सच्चे ना, आप सच्चे, आप दयानतदार, ईमानदार, असूलों के पक्के। आप लोगों ने जब कहा कि जी करप्शन के खिलाफ जो हमारा बयानिया है वो तो किसी और का है नहीं, तो फिर आप लोगों ने जाके ऐसे लोगों से हाथ क्यों मिलाया? देखिए, मैं दोबारा आपसे मंसूर कह रहा हूं कि ये आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन हम ये तो आप इसे एनआरओ कहते हैं। चले हम कम पहले, इसे एनआरओ कहते हैं। नहीं, ये एनआरओ नहीं है। एनआरओ तब होता है जब किसी का कोई केस माफ कर दिया जाए। अच्छा। उनके केसेस वो खुद भुगतेंगे। हमारा उनका पार्लियामेंट के अंदर, हम वैसे बाय द वे ना वो हमारी रोटियां पकाते हैं ना हम उनकी रोटियां पकाते हैं। ये 2 हफ्ते पहले गालियां देते हैं और फिर बैठ के रोटियां खाते हैं। ये मोहसिन शाहनवाज, पंजाब का कल्चर किधर गया कि आपको वो चोर के आप जाके घर बुला के उनकी दावत करेंगे तो लोग समझेंगे वो सही है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद कुछ मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन जो एहतजाज, तहरीक अदम एतमाद, मुख्तलिफ मुलाकातें, ये सब कुछ जो प्लान कर रही है, उस प्लान से पहले मैं इन दोनों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को, इमरान खान साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सुनवाना चाहूँगा ताकि इनको अभी से पता लग जाए कि खान साहब क्या इरादा रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या फरमाया था, सुनिएगा ज़रा। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सबने मिलके, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर
कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। ये आपने गुफ्तगू सुनी रांझा साहब। आपने अगर इनको हटाया और अगर आप लोग हुकूमत में आए तो इमरान खान साहब आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। देखिए, पहले तो ये अपनी खैर मनाएं। खतरनाक कहते हैं ना कि वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, ये वो गरज रहे हैं और ये जो पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको देने की कोशिश कर रहे हैं ये चलिए आपको दे रहे हैं, आपको नहीं, पैगाम। ये हमें नहीं दे रहे। ये पैगाम काफ़ी कहते हैं सब ने मिल के, ये पाकिस्तान के तमाम अदारों को भी पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये हमें ऑपोजिशन को नहीं दे रहे। और इनका ये वतीरा रहा है कि ये जो हम असल में सरगोदा डिवीज़न के लोग हैं, तो हमारा मियाँ वाली के डिवीज़न, मियाँ वाली ज़िले के लोगों से बड़ा राब्ता रहता है। सरगोदा और मियाँ वाली ये डिवीज़न एक है। अच्छा। हम एक दूसरे की ना वो नस नस से वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि मियाँ वाली का जो बंदा है ना वो किस तरह सोचता है, और मियाँ वाली के बंदे को पता है सरगोदे वाला किस तरह सोचता अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये खान साहब ने है। ये सिर्फ गिद्दड़ भबकी है। अच्छा, पलवेशा साहबा, आप लोग ये देखें, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई मीन वी डोंट वांट के अगर खान साहब यहाँ से हुकूमत से हट जाएं तो पता चले वो भी एक कंटेनर पकड़ें, वो फिर इस्लामाबाद पहुंचे हो, सब कुछ बंद हो जाए, एहतजाज, धरने, दंगे फसाद, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। देखिए, अलबत्ता ये हमारे लिए पैगाम है ही नहीं, तो मैं इस पे क्यों रिस्पॉन्ड करूँ। जिनके लिए है वो समझ गए हैं, वो अपना रिस्पॉन्स खुद दे। उनके अपने क्या कहते हैं स्पोक्स पर्सन है, वो जवाब दे दें। अच्छा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऐसा भी नहीं है कि सारे पाकिस्तान के कब्रिस्तान खान साहब ने बंदे मार मार के भरे हैं। तो खतरनाक होंगे, लेकिन इतने भी खतरनाक नजर नहीं आते। बहरहाल वो है ना कि बाप ना मारे मेंढकी और बेटा तीर अंदाज, तो पहले मेंढकी मारे फिर देखेंगे कौन से तीर चलाएंगे। अच्छा, ठीक है। सदाकत साहब, ये सर ये पैगाम जो था ये इन लोगों के लिए नहीं था, किसी और के लिए था सर? देखिए ना कि हमें हटाना कौन चाह रहा है, कौन मुजाहरे कर रहा है, कौन सड़कों पे आना चाह रहा है, कौन करप्ट है, किसको कौन लंदन भागा हुआ है। आप ऐसी बातों में से बातें निकालें, आपकी मर्जी है। अच्छा। एक एक मिसाल में सीधा सीधा टारगेट है पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को कमजोर करने वाले, पाकिस्तान पे कर्जे चलाने वाले, पाकिस्तान का माल लूट के लंदन और अमेरिका के जरिए दोबारा मनी लॉन्डर करने वाले, ये सारे वही है। तो इनको शायद इनका ख्याल है कि ऐसी ये कोई वो जो पाँव पकड़ने वाली बात है ना, शायद इस तरह पाँव पकड़ेंगे, इनकी वारी आ जाएगी, तो आड़ी वारी लंघ गई है तो बस बर्दाश्त ही करो। रांझा साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी रांझा साहब। सदाकत भाई, आप टीवी पे कहते हैं, आप गारंटी देते हैं कि जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, हफीज शेख, शहबाज गिल और चंद लोग जो फॉरेन नेशनैलिटी भी रखते हैं, डुअल नेशनैलिटी भी रखते हैं, वो लोग जब आपकी गवर्नमेंट खत्म होगी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सदाकत साहब अभी देते हैं आपको। जी सदाकत साहब, दो जी, गारंटी दो। बिल्कुल, इनमें से एक बंदा भी इलेक्टेड नहीं है, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन इनको लगाया जिसने है, लोगों ने उसको 2.25 करोड़ वोट दिए हैं। वो इमरान खान यहीं रहेगा, कभी लंदन नहीं जाएगा, कभी जद्दा पैलेस नहीं जाएगा, कभी वो अमेरिका नहीं जाएगा। नहीं, कभी ये वो लोग बाहर चले जाएंगे, शादी ये लोग नहीं यहीं रहेंगे। कभी अपने बच्चों, कभी वो पूरा ग्रुप लेके भागेगा नहीं। नहीं, इसलिए इमरान खान यहीं रहेगा। नहीं, इनकी जिम्मेदारी इमरान खान की है। मोहसिन साहब, इमरान खान यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे या उनका जीना मरना है, तुसी अपनी दसो मियां साहब कब वापस आएंगे, आप ये बताएं। फिर नहीं, उनको तो आपने लेकर आना था सदाकत साहब, उनको तो आपने लेकर आना था। यार मेरी आवाज बंद। सदाकत साहब तक ये आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। सर, लेकिन वो ही इज राइट, मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि जो भी हो जाए कम से कम इमरान खान साहब यहीं पे रहे। देखिए, जिन लोगों ने सारा गलत काम किया है, जिन्होंने शहजाद अकबर की और जुल्फी बुखारी की लड़ाई, बंदे बंदे को पता है रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स की लड़ाई है। एक सोसाइटियों के ग्रुप के साथ शहजाद अकबर था, एक के साथ जुल्फी बुखारी था, सबको पता है। अब बात यह है कि ये सारे रोटी के पीछे लड़ रहे हैं ये जो बंदे इनके, और ये सारों ने वारदात डाली है। अच्छा, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके बीच में वारदात है। अच्छा, बहुत बहुत ये सब भाग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज साहब, पलवेशा खान साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब। नाज़रीन, हकीकत ये है कि अगले 10 से 15 दिन बड़े क्रूशल हैं इस मुल्क के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े फैसले होंगे, या तो अपोजिशन को चित होगी या फिर हुकूमत के लिए।